तो जो आज का ये वीडियो है ये है आपके आईएमईटी का। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? यह सब्जेक्ट है आईएमईटी। इसमें हम देखेंगे जो चैप्टर थर्ड का आपका नेक्स्ट लेक्चर बचा हुआ था, मतलब जो जो एरर्स होते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करने में, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे इसका क्या क्या फाइनल कंक्लूजन है, इकोनॉमिकली विएबिलिटी क्या है इसकी, कॉमन एरर्स क्या है, प्रिपरेशन मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या प्रिपरेशन करना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं आईएमईटी सब्जेक्ट का, वो लोग इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स जो हैं वो पेड हैं, टोटल हिंदी लैंग्वेज में नोट्स आपके लिखे गए हैं। ओके, यहाँ पे जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आप लोग सभी नोट्स जो हैं वो परचेज जरूर कर लें, एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको बता दिया हमने क्या क्या आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन अर्थात जो उसका वित्तीय मूल्यांकन होता है, जो वित्तीय स्थिति होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए। ओके, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और आपके पास इतना रुपया है ही नहीं कि आप उसकी पूरी अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट कर सकें। तो ये सब आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के माध्यम से आती हैं, जो वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है या वित्तीय स्थिति जो होती है प्रोजेक्ट की, वो सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि किसी भी उद्यमी का अंतिम उद्देश्य प्रोजेक्ट द्वारा लाभ प्राप्त करना होता है। देखिए, एक होता है प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या होता है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि आपका एक दिन का कितना काम हुआ, एक दिन में कितनी बिजली खर्च हुई, कितने लेबर्स ने काम किया, कितना आपका मशीनें चली, ये सब देखा जाता है। तो उन सबको स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग लिखते जाते हैं तो आपका एक रिपोर्ट बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परियोजना रिपोर्ट बोलते हैं या प्रोजेक्ट प्लानिंग बोल सकते हैं। ठीक, ये सब हमने बताया था। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब जो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके द्वारा आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका लास्ट जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वह प्रोजेक्ट के द्वारा लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए वित्तीय आलेखों एवं अनुपातों का विश्लेषण करके प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पश्चात संभावित लाभ हानि का आकलन किया जाता है। जैसे कि होता ये है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाए, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसका प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिल गया। ठीक, मान लीजिए होते नहीं है गांव में या ठेकेदार लोग होते हैं, वो अपना ले लेते हैं कि आपका 3 महीने 4 महीने में आपका घर बना के तैयार कर देंगे। आपका एक ही बार में पेमेंट हो जाता है या 2 बार में पेमेंट हो जाता है। अब उतने टाइम में आपका एक निश्चित टाइम ले लेते हैं, उतने टाइम में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार इसका भी रूल है। इसमें भी क्या होता है कि जो भी आपका कंपनी स्टार्ट करते हैं आप लोग या कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले ही आप लोग ये सब देख लेते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा, इससे हमें लाभ होगा या हानि होगा, प्रोडक्ट डिमांड में आएगा या नहीं आएगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको ये तो पता चल जाता है कि कितना खर्चा आएगा, ठीक, कितने लेबर लगेंगे, ये सब तो आपको पहले पता चल जाता है। इन सब का जो आकलन होता है वो आपका प्रोजेक्ट के माध्यम से ही होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय न्यूनतम 5 वर्ष के समयांतराल के लिए वित्तीय परिणामों का प्रतिबिंब दिखाना चाहिए। प्रतिबिंब मतलब जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो या बहुत पहले चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में बताया था, कई प्रकार के प्रोडक्शन किए जाते हैं। उसमें ये देखा जाता था कि कुछ भी आप लोग रेंट पे ले लेते हैं, फिक्स रेंट होता है, एक वेरिएबल कास्ट होती है। हाँ याद आ गया, फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट के बारे में बताया था। जो फिक्स्ड कास्ट होती है वो मैक्सिमम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बदलती है, लेकिन जो वेरिएबल कास्ट होता है जैसे डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, ये सब रेगुलर बदलते रहते हैं, ये वेरिएबल कास्ट होता है। फिक्स्ड कास्ट जैसे घर का किराया हो गया और
गवर्नमेंट जो सैलरी होती है वो क्या, ये सब फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत आती हैं। तो उसी प्रकार से जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो 1 साल 2 साल के लिए नहीं बनाया जाता, वो नियर अबाउट 5 साल, कम से कम 5 साल के लिए बनाया जाएगा। 5 साल तक आपको उसी के अनुसार वर्क करना है, चाहे आपका लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रहा हो। तो ये है फाइनेंशियल कंडीशन इसकी, किसकी, प्रोजेक्ट की। तो इसमें कभी कभी एंटरप्रेन्योर का लाभ भी हो जाता है और हानि भी हो जाती है। तो ये था फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक विएबिलिटी। इकोनॉमिक विएबिलिटी भी आपके सिलेबस में है, 5 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे। सो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद बताएंगे कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, ये आपका आता है इकोनॉमिक विएबिलिटी। इकोनॉमिक विएबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक व्यवहार्यता। आर्थिक व्यवहार्यता मतलब जो आपकी इकोनॉमिक स्थिति है आपके प्रोजेक्ट बनाने में, उसको इसमें देखा जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 3 पॉइंट्स आपके इसमें लिखे गए हैं, जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टेज आपको हम एग्जाम के, जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा उसके 1 महीने पहले दे देंगे। इसके पहले आप लोग अभी जो कुछ सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास जरूर करते रहें। यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है कि आर्थिक विश्लेषण जो आपका इकोनॉमिक होता है, इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है परियोजना की अंतर्निहित शक्ति को अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना। देखिए, जो आर्थिक विश्लेषण होता है इसका मतलब ये होता है कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंतर्गत जितने भी आपके काम आ रहे हैं, जितने भी काम, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक का हो, चाहे वो धन का हो, उन सब का क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक, इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप ही उन सबको करना है। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप भी आप लोग कर सकते हैं या आप लोग यूनिट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने दम पर ही करें, जिससे आपका प्रोडक्ट डिमांड में आए, आपका प्रोडक्ट जो है उत्पादन उसका अधिक हो सके और आपका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहे, प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी बढ़ती रहे। सेकंड आपका लिखा गया है कि कंपनी को प्रोजेक्ट के आर्थिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए वित्तीय विश्लेषण में दिए गए मूल्य के विपरीत इनपुट का वास्तविक मूल्य लेना चाहिए। देखिए, होता यह है कि जो भी आप लोग देखते होंगे, कोई भी अगर सामान खरीदते जाते होंगे तो उस पर एक MRP लिखा होता है। क्या लिखा होता है, MRP लिखा होता है। तो देखते होंगे बहुत से जो दुकानदार होते हैं वो MRP से कुछ ज़्यादा भी ले लेते हैं और कुछ लोग कम भी ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, MRP जो होता है वो जो होता है मैक्सिमम रेट प्राइस जो होता है वो कंपनी का होता है, ठीक, वो अपना निकाल के देती है। तो कम क्यों लेते हैं, ज़्यादा क्यों लेते हैं, देखिए जब प्रोडक्ट आपका डिमांड में रहता है तो उसका रेट हाई रहता है, ठीक, अगर डिमांड में नहीं है तो वह कम बिक्री में, कम रेट में बेच दिया जाता है। तो ये जो कंपनी होती हैं, इनको प्रोजेक्ट प्लानिंग जब करते हैं तो उस समय ध्यान देना चाहिए जितने भी आपने इसमें इनपुट अपना लगाया है, मतलब जितना भी खर्चा आपने इसमें किया है, उसी के अनुसार जो आपका आउटपुट हो उस पर 2-4 रुपये आप लोग बढ़ा के अपना वास्तविक मूल्य लें, जो आपका रियल रेट है वो लें। ये नहीं कि अपना मन चाहा रेट लगा दें। मान लीजिए 10 रुपये आया, ऐसा ना करें कि 20 में बेचें, उसको 5 बढ़ा के लें, मतलब जिससे आपका प्रॉफिट हो, हानि ना हो। जब प्रॉफिट होगा तभी आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, एक अच्छे उद्यमी तभी आप लोग कहला पाएंगे। थर्ड है आपका कि कंपनी को लाभ के साथ साथ समाज की भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग मनचाहा रेट लगा के लूटते जाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक, साथ साथ समाज को लेकर भी चलना है कि समाज के लोगों की दशा कैसी है, वो लोग सामान को खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, इन सब बातों को भी आपको ध्यान में लेकर चलना है, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। और आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो तो बनेगी बनेगी, क्योंकि लोग जब आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो 10 लोगों को और बताएंगे, वो लोग आपके पास आएंगे, फिर आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे, इससे आपका प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा और आपकी इकोनॉमिक स्थिति भी सही होती जाएगी। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। मतलब जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं उसमें सब कुछ 100% सही ही हो, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो इन सभी कमियों को देखा जाएगा, कौन कौन सी कमियां आती हैं उन सबको देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट लिखा गया है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। और सेकंड आपका इसमें लिखा गया है लोकेशन सिलेक्शन। तो इन दोनों को समझते हैं।
जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका ध्यान ये देना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग चूज कर रहे हैं क्या वह सही है या नहीं। तो होता ये है कि कभी कभी जो आपके उद्यमी मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में या देखते हैं कोई किसी भी रॉ मटेरियल का रेट बहुत कम है तो उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। वो ऐसे प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए, ऐसे रॉ मटेरियल्स का उनको चयन करना चाहिए जिसकी डिमांड अधिक हो। अब पुराना सामान लेके आप लोग क्या करेंगे जो जब वह मार्केट में आपका बिकेगा ही नहीं। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट लें, अच्छा रॉ मटेरियल लें जिससे आपका प्रोडक्ट डिमांड में आए। डिमांड में आएगा, आपकी इकोनॉमिक स्थिति सही होगी, आपके कंपनी का लाभ होगा, एक ब्रांड आप खुद में बन जाएंगे। सेकंड आपका आता है लोकेशन सिलेक्शन। क्या आता है? लोकेशन सिलेक्शन। देखिए कंपनी आप लोग ऐसे जगह स्थापित करें जहाँ का एरिया सही रहे, क्षेत्र पूरा सही रहे, आसपास लोग भी होते रहें। मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा ले जाके जंगल में बना दें, उसके बाद ना वहाँ आदमी आ पाए ना जानवर, बस जंगली जानवर के अलावा कुछ ना रहें। तो ऐसा जगह आपका लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा रहे, लोग आपको जान सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग स्थान का चयन करते हैं तो इस समय दो गलतियां आप लोग कर सकते हैं। इस समय दो गलतियां आप लोग कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका लिखा गया है कि वे पूरी तरह से वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों के सरकारी प्रस्तावों से प्रभावित होकर स्थान का चयन करते हैं जहां पे बिजली पानी की सुविधा होती है और ना ही कुशल मजदूरों की व्यवस्था होती है। देखिए जहाँ पर यहाँ लिखिए न बिजली, यहाँ होगा न बिजली पानी की सुविधा होती है और ना ही कुशल मजदूरों की। तो ऐसी जगह आपको सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ ये सब अवेलेबल रहें। ऐसा ना करें कि जहाँ बिजली पानी ना रहे, ना ही वहाँ कुशल मजदूर रहें, तो ये सब गलती ना करें। सेकंड आपका इसमें है वे कभी कभी केवल ऐसे स्थान का चयन करते हैं जो उनके घर के पास हो, जबकि वहाँ पर ना तो बाजार की व्यवस्था ना लेबर की व्यवस्था हो। तो ऐसा चयन ना करें कि आप सोचते हैं घर से कहीं जाना ना पड़े और घर रहे हमारा सब काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अब आप घर के पास ले लेंगे तो घर के पास लेकर क्या करेंगे जब वहाँ पे लेबर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे मार्केट नहीं है, तो डिमांड में आपका प्रोडक्ट कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो ये लोकेशन सिलेक्शन है। लोकेशन सिलेक्शन से क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, एरर्स क्या हैं, इसको बताया। थर्ड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। आजकल हो क्या गया है कि लोगों को नए नए आधुनिक तरीके से सोचना चाहिए। पुराने जो सोच है उसको हटा देना चाहिए। जितना नया सोचेंगे, जितना नया नया आप लोग मॉडिफाई करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट में, उतना ही डिमांड में आएगा। उद्यमी जो होते हैं कभी कभी तकनीक की योजना बनाते हैं तो सीमित वित्तीय साधनों के भीतर स्थापित करना संभव नहीं हो पाता। इस दशा में वह पुरानी प्रौद्योगिकी का चयन कर लेते हैं जिसमें उनके उत्पादन पर असर पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सोचते हैं कि 10 रुपये हम केवल लगाएंगे, केवल 10 ही रुपये लगाएंगे, इसके अलावा आप 11 नहीं लगाने वाले हैं। और आपका जो नया प्रोडक्ट है, जो नया डिमांडेबल प्रोडक्ट है जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसका रेट 12 है या 11 है, तो आप कह रहे हैं मैं 10 ही लगाऊंगा, इसके अलावा नहीं लगाऊंगा। तो आप 11 वाला कहाँ से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो 10 में आप क्या पाएंगे? वही पुराना प्रोडक्ट पाएंगे, मतलब पुराने टेक्नोलॉजी वाली। तो आप कहेंगे सस्ता है खरीद लेंगे, जब आप खरीदें जैसे ही लॉन्च किए फ्लॉप हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरह सोचना है, उन सब का यूज करना है। नेक्स्ट आपका आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है इसका मतलब होता है क्षमता के अनुसार। मतलब आपका क्षमता, मान लीजिए आप एक दिन में 10 ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप 12-11 कहाँ से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आप मान लीजिए 10 उसका मैक्सिमम है तो 10 आप बना ले रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं हम 11 बनाएंगे। तो जैसे आप 11 बनाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो कंपनी है, वर्कर्स हैं, सबको दिक्कत होगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका जो 11वां प्रोडक्ट होता है वो खराब होने की स्थिति में आ जाता है और वह खराब हो जाता है, इससे आपको हानि होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। जितनी उस मशीन की क्षमता है, जितने आपके लेबर्स की क्षमता है, उससे बस आपको उतना ही वर्क लेना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कोई आपका काम कर रहा है तो आपने बताया कि आपको 3 घंटे काम करना है, अचानक आके कह दिए 4 घंटा करना है, तो 1-2 दिन कर देगा, तीसरे दिन उसको गुस्सा आएगा,
सैलरी आप उसको 3 घंटे का दे रहे हैं, काम आप उससे 4 घंटे करा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आएगा। उसी प्रकार इसमें भी है, मशीन है एक दिन में 10 प्रोडक्ट कंपनी ने अपना लेवल लगा के दिया है कि मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट ही बनाएगी, तो आप जब उससे 11वां प्रोडक्ट बनाने के लिए उस पर प्रोडक्ट रखेंगे या रॉ मटेरियल रखेंगे तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। 5वां है मार्केट स्टडी। जो आपका एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको ये भी देखते रहना चाहिए कि बाज़ार में प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है। अब पता चले कभी आप मार्केट जाए ही ना, वहाँ देखें ही ना कि हमारे जो कस्टमर हैं वो कैसा प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, बस आप हाँ एक ही धुन में हैं, हमेशा वही बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए, तो ऐसा नहीं करना है। उसको मार्केट स्टडी भी करते रहना चाहिए, बाज़ारों का अध्ययन करते रहना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, 6 नंबर आपका आता है सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप फर्म। क्या है सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप फर्म? ओनरशिप फर्म मतलब जो स्वामित्व फर्म का चयन होता है, मतलब कि जो यूनिट प्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसे आप एकल या स्वामित्व फर्म बोलते थे, फर्स्ट चैप्टर में बताया था हमने। तो उसमें क्या है, कई उद्यमी इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके उद्यम का स्वामित्व फर्म नहीं होता, अर्थात कभी कभी एक साझेदारी परियोजना का चयन करते हैं जहां एकमात्र स्वामी उपयुक्त होता है। देखिए, कभी कभी आपका कंपनी फेल क्यों होता है, फेल आपकी फैक्ट्री फेल इसलिए हो जाती है, आपका कारखाना फेल इसलिए हो जाता है कि एक स्पेशली एक मैनेजर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके 4 मालिक रहें 5, तो जब 4-5 मालिक रहेंगे तो लोग 4-5 दिमाग लगाएंगे, जब 4-5 दिमाग लगाएंगे तो ना तो आपके लेबर सही से काम कर पाएंगे, ना कोई मशीनें सही से चल पाएंगी। तो एक ही रहना चाहिए जो सभी मतलब जितने भी कुछ रहें आपके कंपनी में मशीनें कार्य करें, सब एक ही रहें, तभी आपका अच्छे से चल पाएगा। 10 लोग रहेंगे 10 दिमाग लगाएंगे, तो इससे भी आप फेल हो सकते हैं। तो ये था क्या, ये था जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करते समय ये सब जो गलतियां आती थी इन सबको हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आखिर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिंपली कह देंगे हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया, तो उसे स्टेप बाय स्टेप बनाना रहता है। तो जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपका इसमें है मार्केट सर्वे। कुछ भी रहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय आपको मार्केट सर्वे जरूर करना है, बाज़ार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इन सब बातों को देखना है, उसका सर्वेक्षण करना है मार्केट का, तब जाके आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। ओके, सेकंड है आपका प्लांट कैपेसिटी। क्या है प्लांट कैपेसिटी? मतलब जो आपका एरिया है, मतलब जो आपका क्षेत्र है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उसके अनुसार आपका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान देना है। और वहाँ पे जो संयंत्र आपने लगाया है वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही आपको टोटल काम करना है। ओके, थर्ड आपका है सिलेक्शन ऑफ साइट्स। मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट्स का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने प्लांट का स्थल चुना है क्या वह सही या नहीं सही है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। फोर्थ है आपका प्लांट लेआउट है। प्लांट लेआउट मतलब जो संयंत्र आपने जो मशीनें आपने बैठाई हैं उसका आपने किस प्रकार लेआउटिंग किया है, किस प्रकार से उसका संरक्षण किया है, किस प्रकार से उसको इंस्टॉलेशन किया है, इन सब बातों को भी ध्यान देना चाहिए जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हो उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी इन सबको भी नोट डाउन करना रहता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन प्लानिंग। उस पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग क्रियाएं हो रही हैं, ड्रिलिंग माइलिंग या वेल्डिंग, ये सब कौन सी क्रिया हो रही है, इन सबको भी आपको ध्यान देना रहेगा। नेक्स्ट आपका आएगा टोटल कैपिटल कास्ट। क्या है टोटल कैपिटल कास्ट? मतलब जो कुल पूंजी लागत है, कितना आपका खर्चा है, इन सबको भी नोट डाउन आपको कर लेना है। देखिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उस समय क्या क्या आपको तैयारियां करनी चाहिए। ठीक, तो यही सब आप लोग पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट बेनिफिट। प्रोजेक्ट बेनिफिट में क्या है, जो जो आपने परियोजना का जो परियोजना आपने स्थापित किया उसका लाभ क्या है इसको देखेंगे। आगे आपका आएगा यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। मतलब कितना पैसा रोज का डेली खर्च हो रहा है इसको भी नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट आपका आता है बिल्डिंग।
बिल्डिंग का मतलब ये हो गया कि जो भवन मतलब ऐसा तो है नहीं चाहे जहाँ आप लोग करेंगे, तो आप पहले आप लोग स्थान चयन करेंगे, वहाँ बिल्डिंग बनेंगे, उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं, इन सबको भी आपको देख रेख करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट रेशियो। कॉस्ट रेशियो में जो आएगा आपका ये देखा जाएगा कि जो आपका लागत अनुपात है, जो लाभ अनुपात है, उन सबको इसमें रखा जाता है, इन सबको देखा जाता है। ये सब बस आपको हेडिंग वाइज ऐसे लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस बता दे रहे हैं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, बस आप पॉइंट वाइज इसको लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका आंतरिक प्रतिफल की दर है उसको देखना है इसमें। आगे आपका मशीनिंग एंड इक्विपमेंट्स जो हैं, क्या क्या मशीनीकरण क्रियाएं हो रही हैं, इन सबको देखना है। लास्ट में आता है फाइनल रिपोर्ट ऑन फिजिबिलिटी ऑन प्रोजेक्ट, मतलब जब प्रोजेक्ट की संभाव्यता है, मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी निर्णायक रिपोर्ट मतलब अंतिम रिपोर्ट लास्ट में आपकी लिखी जाती है। तो ये सब था जो हमने आपको बता दिया, और आपको ये भी बता दें जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका यहीं पे समाप्त भी हो जाता है। इसके बाद आपका सेक्शन भी इसमें स्टार्ट होगा मैनेजमेंट का, IMET में ही चैप्टर 3 आपका यहाँ पे समाप्त होगा। इसके पहले एक